नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एस त्रिपाठी। राज्य में सुशासन के लिए जरूरी है कि वहां की कानून व्यवस्था बेहतर हो, प्रदेश अपराधों की कड़ी से अलहदा हो और कानून का खौफ न केवल आम जनता बल्कि अपराधियों में भी इतना हो कि कोई भी गुनाह करना तो दूर, गुनाह करने की भी ना सोचे। तभी प्रदेश अपराध मुक्त होकर अगर सुशासन के सपने देखता है तो बात दीगर नहीं होगी। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां भी पहले कानून व्यवस्था की स्थिति उतनी अनुकूल नहीं थी, लेकिन अब पहले की अपेक्षा तस्वीर बेहतर की ओर है। ऐसी सोच मेरी नहीं बल्कि प्रदेश की जनता की है, क्योंकि मौजूदा समय में गृह विभाग की कमान ऐसे तेज तर्रार मंत्री के हाथों में है जिनकी डिक्शनरी में असंभव शब्द का उल्लेख नहीं है। गृह, जेल, विधि विधायी के साथ संसदीय कार्य विभाग का दायित्व संभाल रहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बखूबी इस बात की महारत हासिल है कि जनहित में होने वाले कामों में किस अधिकारी से कैसा और किस तरह से काम लेना है। समय के अनुरूप कभी कड़क मिजाज तो कभी नरम, मगर हर मुद्दे पर गंभीर। बहरहाल अब जब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा खुद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो चलिए जनता के सवाल और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के जवाब जानने के लिए चलते हैं जनता मांगे जवाब के आज के सफर पर। नया काल था, नया साल था, उसमें नई उड़ेर थी। जी हां, साल 1960, महीना अप्रैल, तारीख 15, वह दिन जो डबरा के ख्यातिनाम चिकित्सक श्री शिव दत्त मिश्र के परिवार में नई इबारत उड़ेरने का श्री गणेश करने वाला दिन। जी हां, आज हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश की राजनीति के फलक पर ध्रुव तारा की भांति स्थापित व्यक्तित्व का अवतरण इसी दिन हुआ था। ऊपर वाले ने भी इस बालक पर खूब रहमत बरसाई। सुदर्शन चेहरा, आकर्षक व्यक्तित्व और लाजवाब भाषण शैली के साथ हाजिर जवाबी के लिए विख्यात और विपक्षियों के लिए कुख्यात कोई और नहीं बल्कि हमारे और आपके गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, जो आम लोगों के बीच डॉक्टर नरोत्तम के नाम से जाने जाते हैं। इनका अंदाजे बयां ही अलौकिक है। शायद उनका यही अंदाज दिल्ली हाई कमान को रास आता है, जिसके कारण डॉक्टर मिश्रा कभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो कभी गुजरात या फिर अन्य किसी चुनाव में राजनीति की गोटी फिट करने के लिए रवाना कर दिए जाते हैं। ऐसे में अब डॉक्टर साहब का अगला पड़ाव पश्चिम बंगाल है, जहां उन्हें आयरन लेडी ममता बनर्जी से दो चार होना है। डॉक्टर मिश्रा उन बिरले नेताओं में है जिनके विधानसभा क्षेत्र का किला अभेद्य हो चुका है। तभी तो साल 1998 से लगातार कमल के रूप में नरोत्तम जी की विजय पताका उनके विधानसभा क्षेत्र में लहरा रही है। इस दौरान वे साल 2005 से लगातार मंत्री रहते हुए दर्जन भर से भी ज्यादा विभागों का दायित्व संभाल चुके हैं। यही वजह है कि मौजूदा शिवराज कैबिनेट में नरोत्तम मिश्रा ने नंबर 2 का ओहदा रखते हुए गृह और जेल जैसे महत्वपूर्ण विभाग के साथ विधि, विधायी और संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी भी संभाल रखी है। अलबत्ता उनकी राजनीति का सफर शिक्षा अध्ययन के दौरान ही शुरू हो गया था। विद्यार्थी परिषद और संघ के रास्ते चलते हुए नरोत्तम मिश्रा साल 1977 में ग्वालियर विश्वविद्यालय के सचिव पद के लिए निर्वाचित हुए। उसके बाद बाया युवा मोर्चा 1985 में भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बन गए और इसके बाद 1990 में वो समय भी आया जब भारतीय जनता पार्टी ने इस युवा नेता को विधानसभा चुनाव की परीक्षा उत्तीर्ण करने की चुनौती दी और नरोत्तम ने न केवल चुनौती स्वीकार की बल्कि अच्छे नंबरों से चुनावी परीक्षा उत्तीर्ण कर विधानसभा की देहरी पर पहला कदम रखा। वो दिन था और आज का दिन है। नरोत्तम मिश्रा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नरोत्तम मिश्रा जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं वहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे कई दिग्गज नेता शुमार हैं, फिर भी नरोत्तम मिश्रा की अपनी अलग चमक है। वैसे वह राजनीति के जितने उम्दा खिलाड़ी हैं उसी तरह वो अध्ययन के क्षेत्र में भी गहरी रुचि रखते हैं। कवि हृदय नरोत्तम मिश्रा ने डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की है, इसलिए वो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के नाम से लोकप्रिय हो गए। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज स्वराज एक्सप्रेस के स्टूडियो में मौजूद हैं, तो जनता उनसे सवाल पूछना चाह रही है। तो चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं जनता के सवालों का और मंत्री जी के जवाबों का सिलसिला।
सबसे पहले मंत्री जी, आपने हमें समय दिया, स्वराज एक्सप्रेस को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे स्वराज एक्सप्रेस की पूरी टीम की तरफ से, हमारे चेयरमैन डॉक्टर सुनील कपूर की तरफ से आपका स्वागत है यहाँ पे। सबसे पहले, क्योंकि जनता सवाल करना चाह रही है और जनता सवाल करेगी तो आप उनका उत्तर देंगे ही, लेकिन एक सवाल मेरा भी है आपसे पहले, क्योंकि मैं इस जगह पे हूँ कि एंकरिंग कर रहा हूँ तो मेरा हक पहले बनता है। सबसे पहले, इस समय जो सुलगते सवाल चल रहे हैं वो सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में क्या होगा। आप कानपुर में रहे, 59 विधानसभा क्षेत्रों का आपने प्रतिनिधित्व किया, वहां अच्छी खासा भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई, गुजरात भी पहुंचे, अन्य ऐसी जगहों भी पहुंचे कि जहां पार्टी को आपको जरूरत थी, और वहां संभव तो अलग, असंभव शब्द भी कहना कठिन था। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में आप जा रहे हैं, आयरन लेडी से दो हाथ करने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, जैसे कि आपने पहले कहा था कि हम सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे, तो क्या पश्चिम बंगाल में एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार स्थापित होगी? दरअसल हमारे जाने का, कहीं चाहे उत्तर प्रदेश भेजे संगठन, या गुजरात भेजे, या पश्चिम बंगाल भेजे, बिहार भेजे, हमारे जाने से कुछ नहीं होता। माननीय मोदी जी का आभा मंडल है जी, माननीय अमित शाह की कुशल रणनीति है जी, नड्डा जी का संगठन का, ऐसी सारी चीजें जब मिल जाती हैं तो स्वाभाविक रूप से हमको उस आभा मंडल के प्रकाश में मदद मिलती है काम करने। जी, जहां तक वर्तमान परिदृश्य की बात है, वर्तमान में ममता बनर्जी जी की सरकार नाम की है जी, काम हम माफिया कर रहे हैं, माफियाओं का राज हो गया है, कोल माफिया, बालू माफिया, दारू माफिया, भू माफिया, लैंड जिहाद जैसे शब्द आ गए हैं वहां पर जी, जमीन को उनके मंत्री और नेता ले लेते हैं, उनका डायवर्सन कराते हैं, पौने पौने में लेते हैं, करोड़ों में बेच देते हैं डायवर्सन करा के, कॉमर्शियल बना लेते हैं, आवासीय बना लेते हैं। लूट लिया पूरे पश्चिम बंगाल को, जो पश्चिम बंगाल कभी देश को दिशा देता था जी, वो अकेली आर्थिक दिशा नहीं थी, वो आध्यात्मिक दिशा भी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर से लेके बंकिम चंद्रोपाध्याय जी, अब पश्चिम बंगाल ही था जिसने वंदे मातरम और जनगण मन हमें दिया था। जी, आज पूरे देश में वो गान गाए जाते हैं। तो आध्यात्मिक दिशा दी, आर्थिक दिशा दी। उस पश्चिम बंगाल की हालत ये है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज ही नहीं है जी, अपराध बेशुमार है, कार्यकर्ता काम करें तो हत्या कर दी जाती है, कोई ममता दीदी के खिलाफ बोले तो हमले करवा देते हैं, आज ही कार्यालय पे हमला हो गया जी। तो जनता अब परिवर्तन चाहती है और जनता सड़क पर आ गई है और जनता ने मन बना लिया है। जब जनता मन बना लेती है फिर कोई नहीं बचता जी, इसलिए मेरी मान्यता है कि अब की बार 200 पार हम होंगे, इससे कम नहीं आएगी। त्रिपाठी साहब, मैं जब उत्तर प्रदेश में गया था जी, उस समय भी लोग ये कहते नहीं थे कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत ले आएगी। जी, बसपा थी, सपा थी, कांग्रेस थी, कांग्रेस का और सपा का, बबुआ का और उनका मिलन हो गया था, बुआ बबुआ की अलग चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी को कोई 5वां कहता था, कोई 6वां कहता था। जी, माननीय अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इतना कुशल रणनीति थी कि फिर आपने देखा कि पत्ते की तरह उड़ गए, पत्ते की तरह। जी। तो अब की बार 200 पार, ये पंच लाइन आज स्वराज को मिल जाएगी डॉक्टर मिश्रा जी की तरफ से? नहीं, पंच लाइन नहीं, पर एक तरफा जा रहा है, तृणमूल तिनके की तरह उड़ेगी, आप देखना। तिनके की, हाँ। चलिए, ये तो उनकी सुशासन कहें, कुशासन कहें, जिसका भी प्रतिफल रहा हो कि
बंगाल में रिजल्ट जो भी आए, एक एक दो दो सवाल जनता के भी ले लेते हैं, फिर उसके साथ हमारे एक आध सवाल रहेंगे। सबसे पहले भोपाल से मेहताब सिंह जी अपना एक सवाल करना चाह रहे हैं। मेहताब जी सवाल करें। मंत्री से अनुरोध है कि थोड़ा संक्षेप उत्तर देंगे तो थोड़ा कुछ ज्यादा जो जनता सवाल लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही है तो उसको ज्यादा से ज्यादा सवाल करने का मौका मिल जाएगा। मेहताब सिंह जी सवाल करें संक्षेप में। मंत्री जी से मेरा सवाल है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मध्य प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, आप इसमें क्या कहेंगे? नहीं, विपक्ष आरोप ही लगा सकता है और उस विपक्ष को कैसे अधिकार है आरोप लगाने का जिसके सामने सतना में 2 मासूमों को उठा के ले गए। हम विधानसभा में चिल्लाते रहे कि वो मासूम हैं, यहाँ हैं, वहां हैं, और हत्या हो गई, लाश मिली उनकी। भोपाल के अंदर हत्या उनके समय में हुई, पुलिस वाले को घुस के, थानेदार को घर में घुस के मार दिया। और ऐसा नहीं है कि ये अभी मार दिया, जब उनकी कांग्रेस की सरकार 10 साल तक रही थी तब उनके मंत्री का घर में घुस के हत्या कर दी थी लखीराम कांवरे की नक्सलाइटों ने। तो कानून व्यवस्था की स्थिति में ग्राफ में अभी 15% तो महिलाओं की में कमी आई है। 10 महीने से जब से हम सरकार में आज माननीय शिवराज सिंह जी आए हैं, मैं गृह मंत्री बना हूं, तब से 15% के ग्राफ में कमी सिर्फ महिलाओं के में आ गई। और ऐसा कोई अपराधी नहीं है जो बच गया हो कानून के दायरे से, कोई शिकंजे से। आपको मैं त्रिपाठी जी और आपके माध्यम से सवाल जिन्होंने पूछा है मैं देख नहीं पाया जी, आदरणीय कौन है? मेहताब सिंह। मेहताब सिंह जी, मैं प्रणाम कर रहा हूं। पहले मेहताब सिंह जी, गलती हो गई, पर मैं आप उसमें देखेंगे कि हमको जब सरकार मिली थी जी दिग्विजय सिंह जी की जी, तो मैं चारों अंचल आपको थोड़ा सा घुमाता हूं जी। भिंड में जब हम जाते थे तो निर्भय गुर्जर का आतंक हुआ करता था, डाकू का जी। मुरैना चले जाएं तो जगजीवन परहार का आतंक, और ये सब लाखों के इनामी थे जी। शिवपुरी गुना में चले जाएं तो रामबाबू गड़रिया, दयाराम गड़रिया, गोपाल गड़रिया। दतिया जिले में आ जाएं तो हजरत और हन्नी के गैंग घूमते थे। चलो छोड़ देते, ग्वालियर चंबल से मैं आता हूं। आप जहां से आते हैं त्रिपाठी जी, रीवा सतना में ठोकिया से लेके और बाकी के सारे, ददुआ से लेके, ददुआ और ठोकिया सब रहते जी। चलो उसको भी छोड़ देते हैं। बालाघाट आ जाए तो नक्सलाइट पूरे के पूरे सर उठाए हुए थे और मंत्री की घर में घुस के हत्या कर दी थी। मांडवा अंचल में आ जाए तो सिमी का नेटवर्क इतना मजबूत था भोपाल से लेके आगे तक कि कुओं के अंदर हथियार मिलते थे और भरे भराए कुएं मिलते थे। अब वापिस आ जाते जी ग्वालियर चंबल में, जगजीवन, निर्भय, रामबाबू, दयाराम, सारे एक नहीं है और आज एक भी कोई चिन्हित गैंग वहां पर काम नहीं कर रहा जी। हम आपके रीवा 17 में आ जाए ना ददुआ है ना ठोकिया है जी। हम नक्सलाइटों में आ जाए, अभी हमने मारे हैं 3-3 लाख के दोनों जो लेडी थी। मैं खुद गया था बालाघाट, उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने अपने पुलिस वालों को। हम सिमी के नेटवर्क में वहां आ जाओ। प्रदेश को एक शांति का टापू बना दिया। मैंने आपको एक 10 से हल्का सा दिखाया है जी। अब सवाल पूछने वाले बताएं ये मैं गलत बोल गया क्या जी? अगर मैं गलत बोला हूं तो टोके जी। कि आज मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी चिन्हित और इनामी, आज हमारी सरकार माफियाओं पे काम कर रही है। कमलनाथ जी माफियाओं का हल्ला मचाते थे, जिस माफिया की जैन का उनने वो सबसे पहले शुरुआत करी उसको गिरफ्तारी नहीं किया उन्होंने जी। वो माफिया की कार्रवाई नहीं होती है, गिरफ्तार हमने किया। ये सब छोड़ के गए, इन्हीं के समय की पनपे हुए चीजें हैं जो अभी हमें दिक्कत दे रही हैं जी। वो 15 महीने का पाप है जी। और इसलिए हमारी कोशिश है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू बने। ये जो इक्की दुक्की घटना होती है जी, वो जो भी घटना होती है चिंतनीय भी है और निंदनीय भी है, पर संगठित अपराध कहीं नहीं होने दे रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर जी। आरोप की बात आई है तो एक आरोप और आपके लग रहा है। वो आरोप इस बात का है, भले ही पर्दे के पीछे से दबे छुपे आरोप लगाए जा रहे हों, कि कमलनाथ जी की सरकार को गिराने की जो पहली कील ठोकी है वो आपने ठोकी है। आपने अपने बंगले में बिठा के जितने भी ये असंतुष्ट विधायक गए उन सबको आपने बकायदे सिखाया पढ़ाया कि ऐसे ऐसे करना है फिर जाना। इस आरोप के चलते
आप लोग दूसरी बार सत्ता में आ गए, ये आरोप है उनका कहने का कि नहीं और कुछ नहीं, वो रूपरेखा 4 इमली से रखी गई थी। मगर अपने घर को वो नहीं संभाल पाए जी, अपनी पार्टी को वो नहीं संभाल पाए, अपनी सरकार को वो नहीं संभाल पाए। अपनी अकर्मण्यता छुपाने के लिए हम पर दोष देने से क्या तुक है? जी, आप तो मैनेजमेंट गुरु कहलाते थे कमलनाथ जी, जी, आपका तो बड़ा नाम था। आपने मैनेजमेंट गुरु को ही फेल कर दिया। नहीं, मैंने काहे को फेल किया? जी, उनकी पार्टी टूटी, उनके विधायक टूटे, तो ये उनकी अकर्मण्यता होगी, हमारी क्यों होगी? और मेरा कोई लेना देना नहीं इससे, दूर पास का। जहां तक मेरे आपने निवास में कहा, अब मैं लंबे समय तक संसदीय कार्य मंत्री रहा हूं, भारत के इतिहास में सर्वाधिक समय तक संसदीय कार्य मेरे पास रहा है जी, तो मेरा सभी विधायकों से मिलना जुलना है। अब कोई घर पे मेरे आएगा तो मैं आपके घर पे अगर मैं आऊंगा तो आप कैसे भगाओगे? पानी नहीं पिलाओगे मुझे? चाय नहीं पिलाएंगे कपूर साहब के यहाँ जाऊंगा तो? पिलाएंगे कपूर साहब? कहना नहीं चाहिए, हालांकि पत्रकार हूं इसलिए कह दे रहा हूं। क्या एदल सिंह कंसाना, हरदीप सिंह डंग, यही लोग अक्सर चाय पीने आपके यहाँ पहुंचते थे? बिसाहूलाल सिंह, मैंने देखा है इसलिए मैं पूछ लिया आपसे। नहीं, मेरे मित्र हैं वो, मेरा उनका लंबा साथ है जी। मानिए एदल सिंह का मेरा लंबा साथ है जी, दादा बिसाहूलाल जी का मेरा लंबा साथ है जी, हरदीप डंग का मेरा बहुत गुरु, मेरे गुरु स्थान से आते हैं हरदीप सिंह डंग, मेरे गुरु भाई हैं वो। और जब वो कांग्रेस के भी विधायक थे, सबसे बड़ी योजना उस इलाके में जल संसाधन की, मेरे पे जल संसाधन विभाग था उस समय, मैंने मंजूर की थी। गुरुद्वारे के लोग हैं हम लोग, तो स्वाभाविक रूप से मेरा गुरुद्वारा और उनका गुरुद्वारा। मतलब यही बातें होती रही गुरुद्वारे की या महाभारत की, रामायण की? नहीं, राजनीति कोई बात नहीं होती थी। मैंने विकास की बात की ना, जैसे मैंने आपको बताया कि वो आते थे और अपने क्षेत्र में विकास की बात करते थे जी। जब हम थे उसमें तो हम विकास का काम करते थे जी। और स्वाभाविक रूप से उनके काम नहीं हो रहे थे क्षेत्र में। विकास कराते कराते आपने उनको सीधे बंगलौर की तरफ रवाना कर दिया। नहीं, मैं कहीं नहीं हूँ, मैं बंगलौर का, मैं भोपाल में था जब वो बंगलौर में थे तो। जी जी जी। वो अलग गए थे, उनके नेता गए थे बंगलौर। जब मैंने कहा था कि आगे क्या होगा ये खुदा जाने, माचिस को भेजा है आग बुझाने। ये तो आप 4 इमली में कह रहे थे, माचिस वहां भेजी थी आपने साथ में बंगलौर? नहीं, मैंने नहीं भेजी थी जी। वो गए थे, मेरा कांग्रेस पार्टी के नेता वो थे जी। मैं कहां से आ गया बीच? माचिस थी ना आपकी उनके साथ? नहीं, मेरी चलिए एक सवाल और जनता के लिए। पूजा यादव जी काफी देर से सवाल करना चाह रही हैं। पूजा जी सवाल करें। मेरा मंत्री जी से ये सवाल है, आए दिन जो गैंगरेप हो रहे हैं उससे हमारा प्रदेश दागदार हो रहा है, उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है? ये एक विकृत मानसिकता है बिटिया, और समाज के अंदर ये घिनौना सोच के लेके जो लोग रहते हैं। पहली बात तो ये मैं बता दूं कि कोई भी अपराधी ऐसा नहीं है पकड़ा नहीं गया हो या पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो। अधिकांश में अब इंदौर का तो घटनाक्रम ही अलग प्रकार का है जो ताजी आया है जी। वो घटनाक्रम में ही आशंका और कुशंका जी। हो रही है कि वो हुआ नहीं हुआ, ये जांच का विषय हो सकता है और जांच परिणाम जो भी आए। जी। लेकिन समाज में जागरण की आवश्यकता तो है, और समाज के अंदर इसलिए हमने अभी देखा होगा कि सम्मान करके एक कार्यक्रम चलाया। पुलिस की कार्रवाई एक तरफ है, सम्मान कार्यक्रम के माध्यम से हम जनता के बीच में नारी के प्रति एक भाव और सोच बदले। जी। मेरी मान्यता ऐसी है कि ये वो देश है कि जहां हमने नारी को पूजा के स्थान पर रखा है। जी। अगर हमको ताकत चाहिए तो हम दुर्गा जी के पास जाते हैं, जी। हमको पैसा चाहिए हम लक्ष्मी जी के पास जाते हैं, हमें विद्या चाहिए तो हम सरस्वती माता के पास जाते हैं। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां इसको माता कहते हैं, भारत माता के नाम। जी। आपने किसी और राष्ट्र के बारे में नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान पिता, इंग्लैंड फादर, ब्रिटेन मदर। हमारा नारी के सम्मान से जुड़ा हुआ मामला रहता है। जी। मान्यता भी यही है कि यस्य नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, या यूं कह सकते हैं कि नारी का सम्मान जहां है संस्कृति का उत्थान वहां है। जी। मैं तो स्वयं भी कहता ही हूं, मैं तो पीताम्बरा पीठ माई के दरबार से आता हूं। जी।
और मेरी मान्यता है कि जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, मां दुआ करती हुई मेरे ख्वाब में आ जाती है। वाह जी। बहुत रोते हैं लेकिन दामन नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं, मेरी मां की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। मैं उस स्थान से आता हूं जी। और इसलिए पूरा की पूरी ताकत से, शक्ति से नारी के सम्मान के लिए काम करना, नारी के उत्थान के लिए काम करना, यही सोच भारतीय जनता पार्टी का, यही हमारी संस्कृति भी कहती है जी। जो भारतीय जनता पार्टी का सोच है, कमोवेश वही हमारी संस्कृति का है जी। आपने कहा इसके पहले कि माचिस को भेजा था आग बुझाने के लिए, ये आपने कहा था उस समय। हाँ, कहा। लेकिन इसके पहले एक और हमें याद आता है, आपने ये भी अपना वक्तव्य दिया था, मीडिया के सामने बोला था, कहिए तो मैं दिखा भी दूंगा। उसमें आपने कहा था जब नारायण त्रिपाठी और शरद कोल को कमलनाथ जी ने अपने साथ लेकर के एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि हालांकि वो सामान्य विधेयक था, कोई अगर वो फाइनेंशियल कोई मैटर होता तो ये माना जा सकता था कि सरकार पे खतरा था, जिसपे विपक्ष खुद डिवीजन नहीं मांग रहा था, उस पे आपके इधर से बीएसपी वालों से डिवीजन मंगवाया गया और ये खैर जो भी हुआ वो हुआ। उस समय आपने कहा था कि शुरुआत आपने की है, अंत मैं करूंगा। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उस सरकार गिराने में मेरी भूमिका नहीं? बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। दूरदृष्टि वाला है, घेर के आपने बांधा है। नहीं, ये सच है कि मैंने आपको कहां से बांध सकता हूं, हमारी आपकी दोस्ती 1990 और उससे पहले हाँ, से उससे है। पहले से है जी। 31 साल हो गए, पर उसके बावजूद भी मैंने ऐसा कहा था, मैं स्वीकार करता हूं, आप दिखाओ मत उसे। जी। मैं अस्वीकार नहीं कर रहा। जी। वो तरीका जो कमलनाथ जी ने अपनाया था वो तरीका गलत था उनका। जी। उन्होंने पावर का दुरुपयोग किया था। जी। शुरुआत उनने की थी और इसलिए मैंने कहा था कि एंड मैं करूंगा। कर दिया तो किया। जी। सबसे पहले आप ही का ये बयान आया था शुरुआत। जी, दिया था। आपका अनुमति हो तो दतिया से भी पहुंचेंगे सवाल, लेकिन एक और भोपाल से सवाल ले लेते हैं, उसके बाद दतिया से एक आज सवाल लेंगे, आपका विधानसभा क्षेत्र है। जरूर। समर्थ समाधिया अपना सवाल करें। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि प्रदेश में इतनी संगीन घटनाएं होती जा रही हैं, पुलिस उस पर जांच कर नहीं रही है और आरोपी बरी हो जाते हैं, इस संबंध में मंत्री जी की क्या योजना है? कल ही 2 को फांसी की सजा हुई है। कल की बात कर रहा हूं, सागर की बात कर रहा हूं राजा बेटा। अगर हम बारीकी से जांच नहीं कर रहे होते तो ये जो सागर में घटना कल सजा हुई है आजन्म कारावास की, तो वो थोड़ी इतनी जल्दी हो जाती। दोनों तरह की बात है, पुलिस कार्रवाई कर रही है और त्वरित कार्रवाई हो इसके लिए चिंता भी कर रही है। और भी इसके बावजूद भी अगर कोई कमी आप रह जाती है और आप अगर कोई सुझाव देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, तो हम सुधार करेंगे, हम ही सुधार करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं सुधार करूं, आप कोई मार्गदर्शन देंगे तो मैं सर झुका के स्वीकार करूंगा आपकी बात को। दतिया से अनिल पालीवाल सवाल करना चाहते हैं। अनिल जी सवाल करें। मेरा माननीय मंत्री जी से ये सवाल है कि कांग्रेस शासनकाल में जो नोटरी के पदों पर नियुक्तियां हुई थी, जिसमें कहीं न कहीं कुछ लेन देन लेके होके भी नियुक्तियां हुई थी और उस समय नोटरियों की भरमार हो गई थी, उस पर मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इन नियुक्तियों के बारे में कुछ वैधानिक कार्रवाई हो सकती है क्या इन पर? कांग्रेस सरकार के दौरान नोटरियों की भर्ती हुई, उन्होंने सवाल कर रहे हैं कि भरमार हो गई थी, तो क्या इन पे कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं आप? कार्रवाई तो हमने उसको तात्कालिक जितने उन्होंने चार्ज नहीं लिया था उन सबको रोक दिया था जी। और इसके बाद उन्हें युक्तिकरण करके हम एक फ्रेम में ला रहे हैं और बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। जी। गणेश पांडे हैं दतिया से। गणेश जी सवाल करें। हमारा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि शासकीय अधिकारी और शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध जो भ्रष्टाचार के मामले होते हैं उनमें विधि विभाग और ईडब्ल्यूओ से जो उनके लिए जो विभागीय अनुमति ली जाती है उसमें देरी क्यों, जानबूझ के क्यों दूरी की जाती है?
उनको कहना विधि विभाग से अनुमति लेते हैं तो उसमें हीला हवाली होती रहती है, फाइल रुकी रहती है लंबे समय बाद, जब कई रिमाइंडर जाते हैं उसके बाद। ये फाइल एक तो मेरे पास आती नहीं है जी, लेकिन विभाग मेरा है, जिम्मेदारी मेरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अभी तक ऐसा कोई विषय संज्ञान में नहीं आया। ईओडब्ल्यू जीएडी के अंदर आता है, गृह में नहीं आता है। और ये सच है कि विधि के अंदर आता है। अगर आपने आज ध्यानाकर्षित किया है तो मैं इसकी रिव्यू बैठक कर लेता हूं जल्दी। चलिए, बहुत धन्यवाद। कम से कम स्वराज एक्सप्रेस में डबरा से रवीन झा जी हैं। रवीन जी, सवाल करें, स्वागत है। पूछना चाहता हूं कि जो कैदी जेल में बंद हैं, यदि वो आध्यात्म की ओर जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या आपके पास कार्य योजना है? विभाग की क्या कार्य योजना है जिससे उनका जीवन आगे जाके जब वो जेल से बाहर आएंगे तो उसके बाद उनका जीवन सुलभ और संयमित हो जाए? आध्यात्म की ओर जाने के लिए तो कोई रोक किसी को रहती नहीं है। अंतर्मुखी जब व्यक्ति होता है तो आध्यात्म की ओर चल पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी हर जेल में मंदिर की व्यवस्था है। समय समय पर जो हमारे संत महंत आते हैं उनके भी कार्यक्रम हुए हैं, जैन मुनि के भी कार्यक्रम हुए हैं, जैन संत के हुए हैं। हमारे यहाँ तो जैन समाज के द्वारा सागर में तो यही ड्रेस ही बनाई जा रही है, वहां पर कार्यक्रम चलते रहते हैं। बाबा रामदेव आए थे तब योगा का कार्यक्रम, ध्यान का कार्यक्रम बाबा रामदेव से भी कराया था। तो ऐसे इस दिशा से भी काम करते हैं। पर जेल की अपनी मर्यादाएं हैं, जेल की अपनी सीमाएं हैं। आने और जाने में वहां हर चीज की गिनती होती है, कोई एक भी कम हो जाए तो लेने के देने पड़ जाते हैं। तो इसलिए पूरी सावधानी के साथ में और ध्यानपूर्वक जब जब आवश्यकता होती है करते हैं, अन्यथा जेल के अंदर तो चलता ही रहता है। एक सवाल राजनीतिक है मेरा, फिर हम इसके बाद ग्वालियर के एक दो को दर्शकों सवाल लेंगे। आप राजनीति के क्षेत्र में जो अंदर की गणित है उसके लिए मैं जहां तक समझता हूं, लोग कहते भी हैं कि आपको महारत हासिल है उसकी जानकारी लेने के लिए। आखिर ये कांग्रेस सरकार गिरी क्यों? ये अंदर की त्रिपाठी जी, आप उलझा रहे हो मुझे। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं उलझा रहा हूं। आपको कैसे उलझा सकता हूं? कांग्रेस सरकार कांग्रेस के कारण गिरी, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? हम तो बड़े दल थे, हमने सरकार बनाने का दावा कर दिया। गिरने के पीछे जहां तक मुझे प्रतिक्रिया देनी नहीं चाहिए, पर आपने पूछा है, जवाब नहीं दूंगा तो तमाम दर्शक सोचेंगे कि मैं कन्नी काट रहा हूं। जी, कांग्रेस के अंदर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है और गुटी राजनीति है जी, इसने पहले दिन से ही इनको लाइनअप नहीं होने दिया जी। आते ही ट्रांसफरों की आपाधापी मच गई। 165 दिन में 15,000 ट्रांसफर हुए जी, जो अपने आप में रिकॉर्ड थे मध्य प्रदेश में। जी, वो भी कोई बात नहीं थी। उसका तर्क कमलनाथ जी ने दिया था कि 15 साल से जमे हुए लोग थे, हमको करना पड़े, कर दिए। पर एक भी ट्रांसफर बिना लेन देन के नहीं हुआ जी। ये भी चलो आपने किया होगा, पर कार्यकर्ता को भी ट्रांसफर अगर कराना पड़ रहा था तो पैसे देके ही कराना पड़ रहा था। ये विसंगति आ गई थी जी। और कार्यकर्ता से लेके विधायक तक सब में बेचैनी थी। इतने ट्रांसफर होने के बावजूद भी बिना पैसे के अगर काम होंगे। दूसरा जी, कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा को मध्य प्रदेश मान लिया था जी। ऐसी कोई कैबिनेट नहीं थी जिसमें छिंदवाड़ा का कोई काम ना हो। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, वो वहां के जनप्रतिनिधि और लंबे समय से थे जी। लेकिन जिस तरह से बाकी के क्षेत्रों की उपेक्षा उन्होंने की वो बहुत दुखदायी हुआ। अब आपके आगे से मेरे से पानी निकले और मैं प्यासा बैठा रहूं तो कसमसाहट ज्यादा होती है। कैबिनेट के अंदर विषय आए विकास के और मंत्रियों के विषय न हो या विधायकों के विषय न हो, ये पीड़ादायी प्रसंग तो होना चाहिए। आप मुखिया थे, सरकार के मुख थे जी। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान पाले पोसे सकलंग तुलसी के। आपको सभी मुंह भले एक खाता हो
और सभी अंगों के अंदर वो जितनी जिसकी क्षमता है उतनी शक्ति पहुंचाता है जी। ये जो आपने पांत में दुभात करी जी, इससे लोगों के मन के अंदर लकीर आती चली गई और बिखराव होता चला गया जी। झूठ का आलम ऐसा था कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आके कहा मध्य प्रदेश में जी, कि 10 दिन के अंदर किसान का 2 लाख रुपए का कर्जा हम माफ कर देंगे और नहीं कर पाए तो मुख्यमंत्री बदल देंगे जी, और उस हिसाब से 10 दिन के हिसाब से महीने में 3 बदलना थे जी, 15 महीने में 45 मुख्यमंत्री बनना थे जी। अब मुख्यमंत्री तो एक ही थे, 45 तो बने नहीं और 2 लाख एक का भी माफ नहीं हुआ। जी, अगर मेरी बात असत्य है जी, तो इनको किसी भी को भी स्वराज एक्सप्रेस पे चैनल पे जिसका 2 लाख का कर्जा माफ हुआ हो। और त्रिपाठी जी आप तो बहुत सीनियर हो, अनुभवी हो, हमें छोड़ो, हम तो भाजपा और कांग्रेस वाले हैं, एक दूसरे की आलोचना करते रहते हैं। आप किसी 2 लाख वाले को लाके चैनल पे बिठा लो और उसका प्रमाण पत्र दिखाओ कि इसका 2 लाख रुपए का कर्जा राष्ट्रीय अध्यक्ष से झूठ बुलवाया है जी। कोई आम आदमी ने झूठ नहीं बोला। आप तो घोषणा पत्र में जितनी चीजें थी आप देखो, 4,000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता घर बैठे नौजवान को देंगे जी, 15 महीने में 60,000 रुपया इनका एक नौजवान को पहुंचना था। जी। आप खुद जाओ, स्वराज का एक सर्वे दल गांव में जाए, कोई नौजवान को लाएं और चैनल पे बिठा लें कि 15 महीने में उसे 15 रुपए भी बेरोजगारी भत्ते के नाम पे आए क्या? बता नहीं सकते आप। माने पराकाष्ठा थी झूठ की। अब इन सबके इतर कमलनाथ जी का बल्लभ भवन का प्रेम वो निकले ही नहीं। ये इससे कोरोना तो आया बाद में, इससे वो इतर क्वारंटाइन हो गए 15 महीने पहले ही। डॉक्टर साहब, इससे इतर हटके एक चौपाई पढ़ रहा हूं मैं, उस चौपाई को आप ही समझ पाएंगे। मैं बैरी सुग्रीव पियारा ते कारण नाथ मोहि मारा, उस पे बताइए आप समझ गए? मैंने मारा ही नहीं। मैं बैरी सुग्रीव पियारा ते कारण नाथ मोहि मारा, उस पे बताइए आप। ये तो ठीक है घोषणा, मैं आप उलझाते जा रहे हो, मैं उससे बचना चाहता हूं। मेरा कोई लेना देना ही नहीं उससे जी। ये अपनी अकर्मण्यता से ही गिरे हैं जी, और इनकी अक्षमता से गिरे, भ्रष्टाचार से गिरे। आज तक आपको कोई उलझा पाया है क्या? आप उलझा रहे हैं। नहीं, हमने उलझाया। मैं उसका इल्जाम कैसे ले लूं? मैं अपने ऊपर 302 कैसे लगवा लूं? चलिए एक आध सवाल और कर लेते हैं ग्वालियर से। ओपी सविता जी हैं। सविता जी सवाल करें, स्वागत है। मैं मंत्री जी से एक सवाल करना चाहता हूं। अपने प्रदेश के अंदर वैसे तो नक्सलाइट कम हो गए, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर नक्सलाइट काफी सक्रिय हो गए, उनको समाप्त करने की आपकी क्या योजना है? हमने अभी 6 कंपनियां बालाघाट में केंद्र से लेके वहां पर स्थापित की है। 2 बटालियन वहां पर हमारी है। सर्च लगातार हमारी जारी है बालाघाट में और यही कारण है कि पहले नक्सलाइट हमारे मंत्रियों पे मारते थे, नेताओं को मारते थे। आज हमारी फोर्स, हॉक फोर्स हमारी, वो नक्सलाइट को मार रही है। जहां भी इस तरह के वाकये ध्यान में आते हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ में उनकी सर्च की जाती है, घेरा जाता है। आज हम उनको 15 साल में बांध के रख पाए हैं और 10 महीने में कोई घटना हमने घटित नहीं होने दी है मध्य प्रदेश के अंदर। एनकाउंटर में चाहे रतलाम का मामला आया हो या कहीं और का आया हो, तत्काल गुंडों पे कार्रवाई हम कर रहे हैं। कोई भी माफिया हो, अभी ड्रग माफिया आपने देखा इंदौर के अंदर कितनी बड़ी खेप हमने ड्रग की पकड़ी है। नकली नोट भी कल पकड़े गए। नोट माफिया जो था, कल आपने आप ही के चैनल पे देखा। आपने देखा होगा हमने रीवा में जो कोरेक्स करके एक मेडिसिन में नशा का जो चलता था, कोरेक्स की पूरी खेप पकड़ ली, गांजे की, भांग की। इन सारे माफिया जितने रहते हैं, भू माफिया से लेके, इन सब पर आप 10 महीने की कार्रवाई देखें
तो आपका मन प्रसन्न होगा। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष, मिलावट में कसावट को, प्रावधान को हमने अभियान चलाया और इसे आजीवन कारावास तक लेके आए हम जी। हमने धर्म स्वातंत्र विधेयक पे अंदर सजा का प्रावधान और कठोर प्रावधान करके आपके बीच में लाए। अभी पिछले 2-3 दिन में वो सब कानून की जद में आ गए, गिरफ्तार भी हो गए, केस भी रजिस्टर्ड भोपाल में भी हो गया और वहां भी हो गया। नए कानूनों के प्रावधान आप देख रहे होंगे, हम लगातार करते चले जा रहे हैं। अभी अभी ताजा भी हमने आपके सामने किया है जी। तो हर जगह के प्रावधानों में चारों तरफ नजर रख के हम काम कर रहे हैं। एक और सवाल ले लेते हैं, राजू गोयल ग्वालियर से हैं। राजू जी सवाल करें, स्वागत है। मेरा माननीय मंत्री जी से एक सवाल है कि प्रदेश के आंकड़ों के हिसाब से मध्य प्रदेश में पुलिस की संख्या कम है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसकी भर्ती के लिए या समस्या का वो आप किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं? अभी वैकेंसी पे आपका आदरणीय राजू भाई साहब ध्यान नहीं गया होगा। अभी हमने 4000 कांस्टेबल की भर्ती निकाली है। मैं यहां यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूं कि दिक्कत इसलिए आई कि पिछले 15 महीने में जब कमलनाथ जी की सरकार थी, जिन्होंने रोजगार का वादा किया था, बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था, हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र कांग्रेस की ऐसी सरकार थी जहां एक भी नौकरी नहीं निकली जी। हमने अभी जेल विभाग की नौकरियां निकाली हैं, अभी गृह विभाग की नौकरियां निकाली हैं 4000, और हम लगातार इस कमी को दूर करने की कोशिश करते रहेंगे। जब आप पिछले हमारे 15 वर्ष में देखेंगे तो हमने शुरुआत में 15,000 आरक्षक उस समय भर्ती किए थे और उन आरक्षकों के द्वारा हमने भर्ती करके, तो हम लगातार भर्ती की प्रक्रिया को बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर हम इंदौर चलेंगे, वर्षा ठाकुर का सवाल लेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा सवाल हमारा फिर से है आपसे डॉक्टर साहब, अगर अनुमति दें आप तो। जी। सामान्यतः जब भी विधानसभा होती है, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है पहले दिन, और ये तय होता है कि कितने दिन विधानसभा चलेगी नहीं चलेगी। इस सर्वदलीय बैठक हुई। ऐसा क्या होता है कि कमलनाथ जी भी कह देते हैं कि ठीक है, कोरोना कारण विधानसभा नहीं चले, बंद हो जाए? क्या कर देते हो आप? संसदीय कार्य मंत्री हैं आप। मैंने हमेशा नेता प्रतिपक्ष हमेशा कहता है कि विधानसभा ज्यादा से ज्यादा हो। आप लोग 2-2 महीने जब विपक्ष में थे विधानसभा चलवाते थे और 2-2 महीने चलती थी, लेकिन अब ऐसी कौन सी आप घुट्टी पिला देते हो कि खुद नेता प्रतिपक्ष बोल देते हैं ठीक है विधानसभा रहने दो? नहीं, सावधानी का नाम बुद्धिमानी है। विधानसभा के कर्मचारी उसमें कोरोना से संक्रमित निकल आए और संख्या जब अर्धशतक तक पहुंचती है तो कमलनाथ जी के नेता को भी, नेता प्रतिपक्ष को, सबको चिंता होना स्वाभाविक थी। अब सत्र आ रहा है, मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने महामहिम की ओर प्रेषित कर भी दी है फाइल, तो सत्र आएगा। जैसे ही लंबा सत्र होगा, बड़ा सत्र होगा, बजट सत्र होगा। कोरोना खत्म हो गया क्या? नहीं, अब दवाई आ गई मोदी जी की कृपा से जी, दवाई आ गई और वैक्सीन प्रारंभ हो गई और वैक्सीन का परीक्षण सफल रहा। आज भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम मोदी जी ने फिर कर दिया। आज पड़ोसी देशों पे हमारी वैक्सीन की खेप उतर रही है। आप सोचिए तो सही कि वहां के प्रधानमंत्री साधुवाद और आभार मोदी जी का कर रहे हैं। पहली बार देखो, भारत विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है। हमारे वैज्ञानिकों ने वो काम करके दिखा दिया। ये इसीलिए हो रहा है कि एक ऐसा नेतृत्व है, सबल नेतृत्व है। पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाती रही कांग्रेस जब तक सरकार रही, पाकिस्तान बम, पाकिस्तान आतंकवादी, पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सिर को काट के फुटबॉल की तरह ले जाता था। आए तो उधर से गोली आती है तो उधर से गोला जाता है, गोला। कुछ भी करते हैं वो तो घुस के मारते हैं एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक में। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, त्रिपाठी जी, ये है कि यहां पर लोग श्रेय के चक्कर में, अपनी राजनीति के चक्कर में अच्छे काम को वे भी दाग लगाते हैं। पहली बार विश्व को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है भारत को जो दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। लेकिन सेना पे सवाल उठाती है कांग्रेस, अगर सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है।
चुनाव हार जाए तो ईवीएम पे सवाल उठाती है, केस हार जाए तो अदालत पे सवाल उठाती है, और कोरोना की वैक्सीन बना दे तो वैज्ञानिकों पे सवाल उठा देते हैं, बोले ये तो भाजपा की वैक्सीन है। अब ये कपिल सिब्बल जी कह रहे, वो अखिलेश यादव कह रहे भाजपा की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा। अरे ये भाजपा की वैक्सीन नहीं थी भाई, ये कोरोना की वैक्सीन थी। भाजपा की वैक्सीन तो अखिलेश बाबू 2017 में लगी थी आपको, 5 साल तक असर रहता है उसका, और अब फिर लगेगी 2022 में, देखना फिर 5 साल असर रहेगा उसका, पक्का पक्का, कोई शक ही नहीं है उसमें। तो इसलिए ये कभी तो तारीफ करना सीखो, थोड़ा बहुत तो कभी अच्छे काम की, किसी काम की तारीफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आलोचना करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जाति में बांटने के लिए, धर्म में बांटने के लिए, भाषा में बांटने के लिए अगर राजनीति होती, मैं उसको अच्छा नहीं मानता। चलिए, हमें तो समझ में आ गया। मैंने बात की थी सवाल विधानसभा की, मतलब इस बार नरोत्तम बटी विपक्ष को नहीं खिलाई जाएगी, इस बार सत्र होगा, सत्र होगा। चलिए, नरोत्तम बटी बना के रखे हैं कि नहीं आप? नहीं, मेरी नाम की कोई बटी नहीं है। कांग्रेस में होते हैं गुटका, दिग्विजय गुटका, कमलनाथ गुटका, अजय सिंह गुटका, हमारे यहाँ नहीं होता, हम सब भाजपा के हैं। नहीं, आप संसदीय कार्य मंत्री, इसलिए मैंने कहा सदन की बात कर रहे हैं, तो सदन में संसदीय कार्य मंत्री से ही तो सवाल करूंगा। नहीं, मैं सरमाथे पे ले रहा हूँ आपके सवाल को जी, पर कोई बटी नहीं है मेरी। वर्षा ठाकुर है इंदौर से। वर्षा जी, सवाल करें, स्वागत है। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि पुलिस कर्मियों को बेहतर घर देने के लिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? क्या बेहतर सुविधा देने के लिए पुलिस कर्मियों को? अच्छा सवाल है बेटा, पर है क्या असल में कि हमारे यहाँ एक तो आवास की समस्या है जी पुलिस कर्मियों के। हमारा सोच ये है कि हम तेजी से आवास बनाएं उनके जी। 16,000 के लगभग आवास हमने बनाए भी हैं, लेकिन उससे कोई पूर्ति होने वाली नहीं है, अभी प्रोसेस में है जी। पीपीपी मोड पर हम इसे ले जा सकते होंगे, तो हम उस दिशा में ले जाने की सोच रहे हैं जी। अगर वो उस पर आ जाता है पीपीपी मोड पर, तो मेरी मान्यता है कि सबसे पहले हम इनके आवास बनाएं जी। मैंने जब पुलिस हाउसिंग की बैठक की थी, तो उस समय मैंने ये कहा भी था कि हमारे जो सम्मानित पुलिस वाले हैं, मैं अब इस बिटिया आपका जवाब देने के पहले त्रिपाठी जी आपसे अनुमति लूंगा एक बात कहने की जी, कि पुलिस के बारे में कोरोना काल में धारणा बदल गई लोगों की। जी बिल्कुल। जिस तरह से हमारे जवान ने सड़क पे खड़े रहकर, जब देश के अंदर भय का वातावरण था, भय भी अज्ञात आशंकाओं में घिरा हुआ था, टेबल पे हाथ रख दो और दूसरे ने हाथ रख दिया तो कोरोना हो जाएगा, तुमने गिलास पकड़ा और दूसरे ने गिलास पकड़ा तो कोरोना हो जाएगा, कोई को खांसी हो जाए अगर 4 लोगों में बैठे में, तो उसको बाकी के 3 लोग अपराधी की दृष्टि से देखते थे, किसी को छींक आ जाए तो पता चले बोगी खाली होने लगी। ये स्थिति हो गई थी उस कोरोना के अज्ञात आशंकाओं से, उसके बारे में कई तरह की धारणाएं प्रचलित हो गई थी। उस दौर में मेरा जवान सड़क पर रहा, सर्दी में, और वो 46 और 45 टेम्परेचर में मार्च अप्रैल में भी किट पहन के सड़क पर खड़ा रहता था। वो एक को लॉकडाउन सफल करवाने में उसने मदद की। मेरे पे 2 विभाग थे उस समय, स्वास्थ्य भी मेरे पे ही था। मुझे अवसर मिला है आज स्वराज के माध्यम से, तो मैं स्वराज के माध्यम से अपने पैरा मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर का भी बहुत हाथ जोड़ के अभिवादन करता हूं जी, कि जब घर के स्वजन पेशेंट से मिलने नहीं जाते थे, बाप बीमार है तो बेटा अस्पताल नहीं जाता था, पत्नी बीमार है तो पति नहीं जाता था, पति बीमार है तो पत्नी अस्पताल नहीं जाती थी, तब मेरा डॉक्टर, मेरी नर्स, मेरा पैरा मेडिकल स्टाफ उसकी जान बचाने के लिए लगता था। और यही कारण था कि हमारी रिकवरी रेट हमेशा 68%, 65% से ऊपर, मैंने 50% से ऊपर तो सदैव भी हमारी रिकवरी की रेट 70-75, अब तो बहुत ऊपर आ गई 90 पे। लेकिन हमारी रिकवरी रेट उस दौर में, आप अचंभा करेंगे कि अस्थि लेने नहीं आए, इंदौर में ढेर लग गया अस्थियों का जी, स्वजन परिजन। त्रिपाठी जी, रिश्तों में दरार डाल दी इस कोरोना ने जी। हम उस संस्कृति के लोग थे कि
सत्यवान की मौत पे पीछे पीछे सावित्री चली गई थी यमराज तक। हमारे यहाँ शास्त्रों में, लोकोक्तियों में, किंवदंतियों में निरे किस्से मिलेंगे ऐसे, लेकिन उस दौर को भी और उस मान्यताओं को भी और उस प्रेम को भी खंडित करने का काम जब करुणा ने किया, तब मेरे जवान ने, मेरे डॉक्टर ने आगे बढ़कर हौसला अफजाई और जान दांव पे लगाई। आपके माध्यम से मुझे अवसर मिला है तो मैं अभिनंदन करता हूं। और बेटी का सवाल ये है कि हम बहुत जल्दी इनके क्वार्टर की व्यवस्था भी कर रहे हैं, उनके बच्चों की लाइब्रेरी, पढ़ाई, जिम, ये सब व्यवस्थाएं उन हाउसिंग में होंगी। एक सवाल यहाँ पे, चूंकि कोरोना का सवाल है और आपने कहा कि दरार हो गई रिश्तों में, ये मैंने देखा, आपने वही नरोत्तम बट्टी वाली सवाल है कि लोग बंगले में नहीं आने देते थे किसी को, और आप इस दौर में जब कोरोना का भय अपनी चरम सीमा पे था, अप्रैल की बात है, आप प्रतिदिन ऐसे पत्रकार, जबकि कई पत्रकारों को कोरोना हो गया है, कई रिपोर्टरों को कोरोना हो गया, ये खबर भी आ गई, और आप उनके सामने बिना कोई आप सुरक्षा के आप बराबर पूरी जानकारी देते रहे। उस समय आपने क्या ले लिया था, कौन सी बटी ले ली थी? नहीं, कोई बटी नहीं ली थी जी। माई की कृपा है, मैं पीताम्बरा माई से आता हूं, भक्त हूं उनका जी, और उनकी कृपा रही कि मुझे कोरोना नहीं हुआ जी। ये सच है कि आप सब आते थे तो मैंने अभी पहले भी कहा घर पे कोई आएगा तो मैं कैसे नहीं बिठा लूंगा जी। आपका प्रेम था, आपका स्नेह था, आपका सौहार्द भाईचारा था, इसलिए सबके बीच रहते थे, पर बच गए। वो बिठाना दोनों का कंपेरिजन, हैदर सिंह कंसाना वो सबको बिठाना और पत्रकारों को बिठाना, इसमें कोई कंपेरिजन नहीं है। देखिए वो अलग मुद्दा है। खैर, शिवानी जी हैं इंदौर से, वो अपना सवाल करना चाह रही। शिवानी, सवाल करें। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि 24 घंटे काम करने वाले जो पुलिसकर्मी हैं, 24 घंटे काम करते हैं, उनके तनाव को दूर करने के लिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? अच्छा प्रश्न है बिटिया। हम साप्ताहिक अवकाश की दिशा में बढ़ रहे हैं आगे, जल्दी उस दिशा में कोई हम निर्णय करेंगे। और जैसा मैंने अभी बताया था कि जो हमारे नए हाउसिंग के क्वार्टर बन रहे हैं, उनके मनोरंजन के, उनके अध्ययन के, महापुरुषों के अध्ययन के सकारात्मक दिशा की ओर हम इस दिशा को ले जा रहे हैं। एक सवाल और है, अभिषेक मालवी इंदौर से ही है। अभिषेक जी, सवाल करें। मेरा आदरणीय मंत्री से सवाल है कि लगातार खनन माफियाओं द्वारा खाकी वर्दी पर पुलिस वालों पर जो है हमले किए जाते हैं, तो इसको रोकने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, और खाकी का खौफ कैसे पैदा होगा इन लोगों में, आप क्या करेंगे? और हमको दोनों का सामंजस्य बनाना पड़ता है। पुलिस अगर डंडा चलाती है तो कहते हैं, आप लोग चैनल पे ही दिखाने लगते हैं कि देखिए किस निर्भयता से और किस अभद्रता से पुलिस बात कर रही है। खौफ बनाते हैं तो आपका आरोप आ जाता है, और खौफ नहीं बनाते हैं तो आप कहते हैं कि पुलिस के लिए क्या कर रहे हैं। तो हम मध्य मार्ग की सोच रहे हैं, और ऐसा हो जाए कि ये कोई भी माफिया, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे ड्रग माफिया हो, हम सब पर कार्रवाई करते चले जाएं। जी। जबलपुर से आप कहें तो एक दो और 10 सवाल ले लें, अगर आपकी अनुमति हो। आपकी इच्छा है, आपकी सल्तनत में हूं। नहीं, ऐसा है, आप कह रहे हैं क्या आज? मैं तो शुरू से ही मानता हूं जी। जबलपुर से एबी दुबे जी हैं, सवाल करें दुबे जी। ये जो जहरीली शराब के कुछ हादसे अपने राज्य प्रदेश में हुए हैं, तो आपको क्या ऐसा महसूस नहीं होता कि इसमें आबकारी विभाग यानी कि एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस महकमे की आपस में कोई मिली भगत है? बताएं। बहुत दुखद घटना है वो जो मुरैना में हुई है, और सरकार ने सख्त कार्रवाई भी की है, एक्साइज महकमे पे भी की है और पुलिस महकमे पे भी निलंबित भी किए और हटाए भी गए। दरअसल ये जो बिना डिग्री की शराब है, मतलब जिसको अपन कहते हैं प्रूफ से जो बना लेते हैं या भट्टी से जो उतार लेते हैं, उसमें इस तरह की दिक्कत आती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, चूंकि ये आबकारी विभाग से जुड़ा मामला है, आबकारी विभाग की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे देखा है। एसीएस होम वहां स्वयं गए थे, राजेश राजौरा जी,
और वो भी अपना प्रतिवेदन लेके आए हैं। अब इन सबको मिलाकर संभवतया मुख्यमंत्री जी कोई निर्णय उस पर लेंगे। जैसे थोड़ा सा मैं जनता जानना चाह रही है, हम लोग भी कंफ्यूजन में है इसमें कि ऐसा सरकार निर्णय लेने जा रही है कि शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन ये भी प्रवक्ता कह रहे हैं आपके कि अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं हुआ है, कैबिनेट में होगा आगे जो भी होगा। तो क्या सही है, क्या संख्या बढ़ाई जा रही है? देखिए, निर्णय जो लेना है मुख्यमंत्री जी को लेना है जी, पर ये सच है कि मैंने ऐसा कहा था जी। मेरी मान्यता ऐसी है, वो मेरी निजी राय है जी, कि पिछले 10 साल से मध्य प्रदेश में शराब की दुकान नहीं खुली है, लेकिन आबादी तो बढ़ी है जी, वो तो अब रुकने वाली चीज है नहीं जी। जब एक दूरी होगी, एक गांव के व्यक्ति को, जैसे ये गांव में घटना हुई है, अगर वो 15 किलोमीटर दूर शराब लेने जाएगा और लौट के आएगा तो पेट्रोल उसका उतना खर्च हो जाएगा जिसमें उसके नमकीन बिस्कुट वगैरह आ जाएंगे, उसका सलाद आ जाएगा, तो वो स्वाभाविक रूप से सस्ती दारू प्रेफर करेगा जी। सस्ती दारू के नाम पे हमें बिना अमानक दारू मिल जाती है जी, कच्ची दारू मिल जाती है जी, ओपी की दारू मिल जाती है, तो स्वाभाविक रूप से वो जहरीली होती है और इस तरह की घटना हो जाती है जी। ठेकेदार द्वारा बेची गई शराब पर इस तरह की घटना अभी तक देखने में नहीं आई है, क्योंकि वो उन मानकों पर खड़ा उतर के आती है जी। एक बात, ठेकेदार अगर कोई अमानक चीज आती है तो वो रिस्पॉन्सिबल है, उस पर हम कार्रवाई सीधी कर सकते हैं या हमें ढूंढना पड़ता है जी। 2 बात। तीसरी बात, जब ठेकेदार वहां पर रहेगा जी, तो आदमी जो शराब पीता है उसको वहीं पर उपलब्ध होगी, वो इसलिए दुकानें 5 किलोमीटर तक के पेरा फेरे में लाए, ऐसा मैंने अपना सुझाव दिया था जी। लेकिन सुझाव अलग अलग भी आ रहे हैं और लोगों के भी आ रहे हैं। अब इन सबको निर्णय लेने का अधिकार तो माननीय मुख्यमंत्री जी का है, ना तो मैं आबकारी मंत्री हूं ना मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं उस समिति का सदस्य था, इस नाते मैंने अपना विचार रखा था जी। एक राजनीतिक सवाल है हमारा, उत्तर थोड़ा सा मैंने अलग टाइप का सवाल है, चाहे बीजेपी के अंदर हो चाहे कांग्रेस के अंदर हो, बीजेपी में तो है ही है, कांग्रेस में, कि नरोत्तम जी में ऐसा क्या है कि इनका कद लगातार न केवल प्रदेश और देश तक बढ़ता जा रहा है, ऐसा क्या करते हैं ये बताना चाहेंगे? नहीं बताना शुद्ध चाहेंगे? सात्विक प्रेम मेरे कार्य का आधार है। मेरे मित्र आप जैसे हैं त्रिपाठी जी, जो मेरी चिंता करते हैं जी, पार्टी के नेतृत्व शीर्ष, जिसका मैं दोनों हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करता हूं कि वो मुझ नालायक को इस लायक समझते हैं। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मैंने अंतर्मुखी होकर देखा है। मैंने तो देखा, पता नहीं आपको और उनको क्या दिखता होगा, इसलिए जो आप काम देते हैं वो करते हैं। कैप्टन जहां खड़ा कर देता है वहां खेलने लगते हैं, स्लिप पे खड़ा करेगा स्लिप पे, मिड ऑफ पे खड़ा करेगा मिड, बॉलर बना देगा बॉलर, कीपर बना देगा कीपर, बाउंड्री पे खड़ा करेगा बाउंड्री पे खड़े हो जाएंगे। खेल का प्रदर्शन ईमानदारी से हो, बस इतनी चिंता करते हैं। नहीं, जो गुगली फेंकते हैं आप, वो कोई गुगली नहीं, कोई गुगली नहीं है। गुगली फेंकते हैं, मैंने देखा 1990 से हम और आप शायद मिलते रहे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुगली में आउट हो गए हैं और आप उसको मिलने जुलने तो बहुत अच्छा, मैं आपके घर गया हूँ, रीवा गया हूँ जी, वो तो घर पहुंचे हैं ठीक है, लेकिन आप उधर नहीं, गुगली जो फेंकते हैं वो क्या हो? कोई गुगली नहीं। चलिए, एक आध सवाल अगर कहें तो, और दर्शक नहीं तो एक दो सवाल हमारे बड़े राजनीतिक हैं जिनमें जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में आगे आने वाले समय में मिशन 2023 के लिए क्या तैयारी है आपकी? क्योंकि वैक्सीन अगर वहां लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो यहाँ भी लगाएंगे ही आप। यहाँ कांग्रेस बिखर जाएगी, यहाँ बचेगी नहीं कांग्रेस जब तक। बुजुर्ग कांग्रेस है जी, और ये 15 महीने का जो कार्यकाल है ना, जैसे दिग्विजय सिंह के 10 साल हमको 15 साल देके गए थे, ऐसे कमलनाथ जी के 15 महीने हमें 25 साल देके गए जी। ये बुजुर्ग कांग्रेस है, और जो एक नेतृत्व था इनके यहाँ उभरता हुआ माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज साहब का, वो कांग्रेस छोड़ गया जी। और इनके यहाँ जो सेकंड लाइन है जी, वो मुझे तो क्षमतावान इतनी दिख नहीं रही कि कोई सरकार बना पाए जी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भगदड़ का माहौल है नीचे जी, अस्ताचल की ओर है कांग्रेस, और हो सकता है कि ये मिली जुली कोई
4-5 दल मिलकर चुनाव लड़े, कोई और नया शब्द का याद हो, ये नहीं आने वाले। जो चेहरे आपको अभी दिख रहे हैं ये 3 साल बाद नहीं दिखेंगे। मेरी बात आज आप रखना नोट करके, चुनाव पे अपन फिर बात करेंगे जरूर। आपके पास तो रिकॉर्ड रहता है, खैर इस बात को मेरी को रखिए। एक और सवाल है, निश्चित तौर पर सिंधिया जी के साथ बहुत सारे समर्थक आए, नेता आए, और जो बीजेपी का एक कैडर बेस्ड पार्टी है, लौ कवच वाली पार्टी है, अनुशासनबद्ध पार्टी है, उसमें क्या इनके साथ जो समर्थक आए हैं कितने समाहित हो पाएंगे? समाहित हो, भाजपा बहुत राष्ट्रीय दल है भारतीय जनता पार्टी, कोई क्षेत्रीय दल थोड़ी है समाहित नहीं हो। और जहां तक आपका सवाल है, तो हम दूसरे मंदिर से अगर कोई मूर्ति तोड़ के लाएंगे तो अपने घर भी मंदिर में ही लगाएंगे, कोई किचन में थोड़ी लगा देंगे। हमारे यहाँ भी जो जिस स्थान का है उस स्थान पर उसको दर्जा मिलेगा, और मिला भी है, सब बढ़िया, आराम से सब बढ़िया चल रहा है एकदम। कहीं कोई वहां की भी स्थिति में नहीं है, कोई चर्चा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री बहुत अनुभवी है, शिवराज फोर्स चल रहा है, इतिहास है, रिकॉर्ड है। चलिए, चलते चलते ये तो नारा दिया आपने बंगाल में आपकी बार 200 पार, लेकिन बंगाल में जो स्थिति है 146-47 सीट जिसकी आ जाएगी वो लगभग सरकार बना लेगी। थोड़ा सा कम कर लीजिए 200 से, नहीं 146 ऊपर कर लीजिए। नहीं, 199 भी नहीं, 200 पार होगी, आप देख लो। मेरी इस बात को भी नोट करके रखो, फिर बैठे। चलिए, आपने फिर बैठने की बात कही, मुझे मालूम है कि आप भी उत्तर देंगे। चलते चलते कहूंगा, स्वराज एक्सप्रेस को मत भूलिए, हमें मत भूलिए। कमबख्त इस जिंदगी का कभी कोई भरोसा नहीं, फिर मत कहना कि चले भी गए और बताया भी नहीं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद नरोत्तम जी, हमारे साथ आप जुड़े। तो ये थे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, जो आज स्वराज एक्सप्रेस के स्टूडियो में आकर अपने जुदा अंदाज में जनता के हर सवाल की बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। साथ ही हमारे जो प्रश्न थे उस पर भी गृह मंत्री मुखर होकर बोले। खैर, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम को खत्म करने का, लेकिन इसके पहले हम गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को धन्यवाद देते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में आए। नमस्कार।